हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश में कोरोना के कम होते केसेस के बीच हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अफवाहों के बाजार से दूर रहें। जैसे कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि देश में वैक्सीन की बड़ी कमी है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे। ये सच नहीं है, कम से कम पूरा सच तो नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे देश के ज्यादातर राज्यों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फिलहाल वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास फिलहाल 25,36,000 वैक्सीन है, जो कि 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगाए जा सकते हैं। तमिलनाडु के पास 13,12,000 ऐसे वैक्सीन है। आंध्र प्रदेश के पास 13,12,000 ऐसे वैक्सीन है। और उसके साथ गुजरात के पास 11,49,000 वैक्सीन मौजूद है। बंगाल के पास 10,50,000 ऐसे वैक्सीन मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पास वैक्सीन जो अभी उसके पास है वो है 10,48,000। तेलंगाना के पास 9,48,000 अभी मौजूद हैं जो लोगों को लगाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पास 7,85,000 वैक्सीन मौजूद हैं। केरल के पास 7,59,000 वैक्सीन मौजूद हैं। बिहार के पास 4,80,000 के आसपास वैक्सीन मौजूद हैं। और राजस्थान के पास 4,55,000 वैक्सीन मौजूद है। ये सभी वैक्सीन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, उसके साथ साथ मेडिकल और फ्रंटियर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए उपलब्ध है। ये स्टेट्स, ये राज्य लगा सकते हैं। लेकिन एक आर्टिफिशियल किल्लत की बात कही जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जो ये रोना रो रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन काफी नहीं, और खास करके 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए इस बारे में बार बार कहा जा रहा है। क्या ये अपने आप में सही है? आप खुद ही विचार कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं वो डेटा जिसके आधार पर आप कुछ राज्य सरकारों से भी सवाल पूछ सकते हैं। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी कैसे संभव है और इसे कैसे अनुमति दी जाए। जैसे कि झारखंड ने वैक्सीन की बर्बादी की जो दर है उसे 37% रखा है। यानी कि अगर 100 वैक्सीन लगाए जा रहे हैं तो उसके बाद 37 ऐसे वैक्सीन है जो बेकार हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की बर्बादी की दर 30% है। तमिलनाडु में 15.5% है। जम्मू कश्मीर में 11% वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं। गुजरात में 9.4%, पंजाब में भी, माफ कीजिएगा, पंजाब में भी 9.4%, असम में 6.8% और राजस्थान में 6.6% वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि अगर हम देश के औसत के आधार पर देखें तो हर 100 वैक्सीन जो देश में लग रहा है उसके एवज में 6 वैक्सीन देश में बर्बाद हो रहा है। अब जरा आप सोचिए कि हम कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये 6 वैक्सीन बचते चले जाए प्रति 100 के आंकड़े के आधार पर तो कितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सकता है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज जो हैं वो कोरोना को मात दे चुके हैं। अब आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि अगर आपको कोरोना हो गया है और आपके उसके हल्के लक्षण हुए थे और आप ठीक हो गए, आप असिम्प्टोमेटिक थे और आप ठीक हो गए हैं, तो अब अमेरिका की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने इस बात का दावा दिया है कि आपके पास 11 महीने तक की कोरोना से लड़ने की क्षमता है। 11 महीने तक अगर आपको वैक्सीन नहीं भी मिलती है तब भी आप कोरोना से उतने ही अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं जितना शायद वैक्सीन मिलने के बाद करें। तो यह आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा कोरोना की वजह से तो आप कम से कम 11 महीने तक के लिए अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को बड़ी राहत। अमेरिका से आई बहुत बड़ी गुड न्यूज। जीवन भर मिल सकती है वायरस से सुरक्षा। 11 महीने बाद तक मिली मरीज में एंटीबॉडी। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया के लिए अमेरिका से एक बेहद अच्छी खबर आई है। हालिया रिसर्च में पता चला है कि कोरोना के माइल्ड केस में एंटीबॉडी 1 साल तक बनी रहती है। यानी माइल्ड सिम्टम वाले ऐसे कोरोना मरीज जो कोरोना को मात दे चुके हैं उसमें 1 साल तक कोरोना वायरस को हराने की ताकत मौजूद रहेगी। यही नहीं, ऐसे लोग पूरी उम्र कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। ये शुरू से यह है कि लंबे समय तक जो है इनका
एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स या ओवरऑल जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की है वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो है हमेशा बेटर प्रोटेक्ट कर रहा है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है, बेटर प्रोटेक्शन है। महामारी की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमित इंसान के शरीर से कोरोना वायरस एंटीबॉडी बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन नई रिसर्च के नतीजों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की इस स्टडी को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें कोरोना के हल्के लक्षण वाले 77 मरीजों को शामिल किया गया, जिसमें से 6 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। संक्रमित हुए लोगों के 3 महीने तक लगातार खून के नमूने लिए गए। हालांकि संक्रमण के कुछ महीनों बाद एंटीबॉडी का स्तर जरूर गिरने लगा, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। वैज्ञानिकों को कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में 11 महीनों तक इम्यून कोशिकाएं देखने को मिली। रिसर्च में पाया गया कि मरीज के कोरोना संक्रमित होने पर छोटी अवधि वाली इम्यून कोशिकाएं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी की एक प्रारंभिक लहर को तेजी से पैदा करने लगती हैं। लेकिन जैसे इम्यून कोशिकाएं मरने लगती हैं तो एंटीबॉडी का स्तर गिरने लगता है। लेकिन इन इम्यून कोशिकाओं का एक पूल संक्रमण के बाद भी बचा हुआ रहता है, जिसे प्लाज्मा कोशिकाएं कहा जाता है। अधिकतर प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में चली जाती हैं और वहीं से अपना काम करती रहती हैं। एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसको हम ये जो आईजीजी लेवल होता है उससे मेजर करते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी में क्या होता है कि शरीर जो है इसको याद कर लेता है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है, और जब अगली बार वायरस कभी भी संपर्क में आता है तो तुरंत उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि ये कोशिकाएं इंसान के शरीर में जिंदा रहेंगी और ताउम्र उसके शरीर में एंटीबॉडी बनाती रहेंगी, जो कि लंबे समय तक इम्यूनिटी के बने रहने का मजबूत साक्ष्य है। तो देखा आपने, कितनी अच्छी खबर है। भले ही आपको कोरोना हुआ हो, लेकिन अगर वो माइल्ड है तो आप सुरक्षित हैं। एक तरह से प्रोटेक्शन है आपके पास। अब आपको मिलवाते हैं वैक्सीन लेडी से। पुलवामा की वैक्सीन लेडी दरअसल अपने पूरे सर्कल में, पूरे आसपास के इलाके में इतनी चर्चित हैं कि लोग बस उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। इनका काम क्या है? ये दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन तमाम लोगों के बीच उनकी जीवन रेखा बन गई हैं। हर किसी को जाकर वैक्सीन लगाती हैं और खुद सुनिश्चित करती हैं कि लोगों को वैक्सीन की कोई कमी ना हो। जब इस तरह से लोग आगे मिलकर सामने आएंगे तो हमारे देश में हम इस कोरोना की जंग को क्यों नहीं जीतेंगे? ये तबस्सुम आरा है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तबस्सुम आरा शबनम। तबस्सुम पुलवामा की जिला अस्पताल में बतौर इम्यूनाइजेशन ऑफिसर काम करती हैं। 30 साल की तबस्सुम कोरोना काल में जीवन देने का काम करती हैं। पिछले 5 महीने से लोगों को रक्षा का टीका लगा रही हैं। बहुत ज़्यादा फख्र हो रहा है मुझे खुद पे कि मैंने इतने सारों को वैक्सीनेट किया है। मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा फख्र हो रहा है। और ऐसी वबा में, और इस वबा में सारे डर रहे घर से निकलने के लिए। मैंने शुक्र अल्लाह का, मैंने कभी डर अपने दिल के अंदर रखा ही नहीं। कोरोना काल से पहले तबस्सुम अस्पताल में बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की अगुवाई करती थी, लेकिन कोरोना की पहली लहर के बाद जब से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हुई, वैक्सीन लगाकर घाटी के लोगों को कोरोना से शील्ड करने में लग गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का 94 पॉइंट कुछ अबो रहा है परसेंटेज हमारी पुलवामा। बस इंशाल्लाह जल्दी टचिंग 100% हमारा हो जाएगा। और मेरी साइट का, जो मेरी साइट यहाँ पे चल रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की साइट, 85 पॉइंट अबो है मेरा यहाँ पे। तो माशाल्लाह मेरा 6,000 अबो हुआ है मेरा यहाँ पे, मेरी साइट पे जो वैक्सीनेटेड हुए हैं 6,000 अबो हुआ है। पुलवामा में 16 जनवरी 2021 से कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तब से एक भी छुट्टी लिए बिना वो लगातार ड्यूटी कर रही हैं। पिछले 5 महीनों में तबस्सुम पुलवामा जिले में अकेले 5,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा चुकी हैं। गलत अफवाहें फैली गई है कि इससे फर्टिलाइजेशन कम हो रही है, कुछ मरने की अफवाहें। मगर मेरी रिक्वेस्ट है हर एक आम इंसान के लिए और एक जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर, ये गलत अफवाहें है। ये बिल्कुल गलत अफवाह है, क्योंकि हमें प्रूफ मिला है इन बातों का। हमें प्रूफ है, जैसे कि हमें फर्टिलाइजेशन का प्रूफ मिला है।
तबस्सुम का परिवार पुलवामा टाउन से 4 किलोमीटर दूर पाइन गांव में रहता है। लॉकडाउन के चलते बस सेवा नहीं चल रही, इसलिए नुसरत ने अब अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली है और इसकी मदद से रोज अस्पताल तक का सफर पूरा कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। जब स्कूटी नहीं थी तब भी वो पैदल ही आकर रोज 300 लोगों को वैक्सीन लगाती थी। तबस्सुम केवल टीका ही नहीं लगाती बल्कि दर्जनों लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और शबनम इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने इलाके में अब तक 6000 से ज़्यादा टीके लगाए हैं। न केवल टीका बल्कि लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया है, क्योंकि इस घातक वायरस को सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से ही हराया जा सकता है। ऐसे में इस जंग में शामिल होने वाली शबनम के जज्बे और हिम्मत को हम भी सलाम करते हैं। वैक्सीनेशन के शुरुआती चरणों में जब लोग वैक्सीन लेने से डर और झिझक रहे थे, तब तबस्सुम ने आम लोगों के साथ साथ सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया और आम लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से क्योर कर रही हैं। तबस्सुम लगातार अपना काम कर रही हैं और मुंबई में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं 10वीं में पढ़ते हैं लेकिन लोगों की मदद के लिए खुद आगे आ गए हैं। 2 ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं में पढ़ते हैं, अर्णव गुप्ता और रणय लोकूर, बड़ा काम कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में गरीब लोगों तक महंगी दवाओं को पहुंचाने का काम, इलाज समय से उनका हो जाए, इसके लिए एक ऐप बनाकर लोगों तक पहुंचने का काम बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जब बच्चे जुट जाते हैं साहब, फिर कौन कोरोना, कौन सी तमाम चीजें, सब पार पा लेंगे हम। ये मुंबई के अर्णव गुप्ता हैं और ये रणय लोंकर। कोरोना और ब्लैक फंगस की महामारी के मुश्किल वक्त में इन दोनों ने 15 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। इन दोनों ने एक वेबसाइट बनाकर सिर्फ 10 दिन में 2,80,000 रुपए का फंड जुटाया है, जिससे ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में मदद कर रहे हैं। जो डोनेशन का प्लानिंग था, इसका आइडिया आपको कहां से आया? 2 हफ्ते पहले मैं अपने ENT डॉक्टर के पास गया था, सिर्फ एक रेगुलर चेकअप के लिए, और हम बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझे ये बीमारी के बारे में बताया और कितनी ख़तरनाक है और जानलेवा है। तो मैं घर गया और मैंने अपने दोस्त राणे को इसके बारे में बताया और थोड़ी बार रिसर्च करने के बाद और सोचने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम इसके बारे में कुछ करेंगे और हमने इसलिए एक फ़ंड रेज़र बनाया इम्पैक्ट गुरु वेबसाइट पर, और हमने फ़ैसला किया कि वो पैसे हम इकट्ठा करेंगे और उसे हम नए हॉस्पिटल को दे देंगे ताकि वे इस बीमारी के लिए दवाइयाँ खरीद सकें। अर्णय और रणय दोनों दोस्त हैं, 10वीं की पढ़ाई करते हैं। दोनों ने महज 5 दिन में डोनेशन से करीब 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं, जबकि 10 दिन में ये डोनेशन 2,80,000 रुपए पहुंच गया। अर्णव और रणय ने अपने स्कूल और फैमिली से भी शेयर किया, जिस पर उन्हें दोनों तरफ से सपोर्ट मिला। अब तक 30 लोगों ने इनके वेबसाइट पर ब्लैक फंगस के लिए डोनेट किया है और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर कॉमन हम अपने जो श्रोता हैं उनको बताना चाहें किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काम किस तरीके से करता है? तो एक लिंक होता है, उस पर जैसे भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और वो पैसा एक ट्रस्ट के नाम पे जाता है, पर वो ट्रस्ट है वो पैसा इकट्ठा करता है और जैसे अमाउंट रीच होता है वो सारा पैसा वो हॉस्पिटल के पास जाता है और हम खुद जाके वो वायल्स खरीदेंगे और फिर जो बीमार है उनको दे देंगे। तो ये अभी कितना दिन हुआ है आप लोगों को ये वेबसाइट बनाए हुए और जो है कैंपेन शुरू की? तो शुरू में 2 दिन लगा सब कुछ फिगर करने के लिए और वेबसाइट को हमें अप्रूव करने के लिए, तो उसके साथ 11 दिन हुआ है, पर असल में 9 दिन हुआ है फंड रेजर चालू होने के लिए और हमने 2.8 लाख। तो देखा आपने, बच्चे क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और ब्लैक फंगस के मरीजों तक खुद दवा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मेरठ में भी कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, 12वीं के छात्र हैं, लेकिन साहब क्या दिमाग पाया है इन्होंने। क्राउड फंडिंग नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा या फिर दवाइयां नहीं मिल रही, उन्हें सही जगह तक पहुंचा रहे हैं और उनकी जरूरत को उनके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से जिस बड़े पैमाने पर बच्चे लोगों की मदद कर रहे हैं, अब तो लगता है कि इंटरनेट बच्चों का हथियार बन चुका है।
मेरठ के अवनी सिंह, अनुज गर्ग और ऋषय गुप्ता 12वीं के छात्र हैं, लेकिन जिस उम्र में इन्हें मौज मस्ती और खेल कूद करना चाहिए, उस उम्र में ये कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन में चल रही छुट्टी में मौज मस्ती की बजाय एक व्हाट्सएप पैन इंडिया नाम का ग्रुप बनाया और अपने दोस्तों को उसमें जोड़ा। अब इस ग्रुप में करीब 250 लोग जुड़ चुके हैं। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, जिनका नाम हेल्प डेस्क और वॉलंटियर ग्रुप रखा गया है। छात्रों का ये ग्रुप इंटरनेट के जरिए पता करता है कि किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध है, कहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, साथ ही किस जगह पर ब्लड और प्लाज्मा मिलेगा। इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और ये सभी सूचनाएं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंदों को पहुंचाते हैं। ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें जो लीड्स मिलती हैं कि हमने कॉल करके पता कर लिया, जैसे इस हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, तो हम वो चीज़ वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ऐसे ही हम वहाँ पे लोग हमें डीएम करके, मैसेज करके अपना बताते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम उनसे फ़ोन पे बात करके वो जानकारी पहुँचा देते हैं। ट्विटर पे हमें लोग टैग कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें हेल्प करिए, फिर वहाँ से हम उस ट्वीट में नंबर दिया होता है इंसान को जिसे ज़रूरत होती है, उससे बात करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अवनी, ऋषय और अंश तीनों स्टूडियो मैट्रिक नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये तीनों स्टूडियो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी हैं। ये संस्था पहले से लोगों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लेकिन कोरोना के चलते कहीं आ जा नहीं सकते थे, इसीलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों की मदद करने की सोची और वहीं से पैन इंडिया वॉलंटियर्स जुड़ते चले गए। सपोज हमारे पास आई किसी पटना से हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि जी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो हम वो रिक्वेस्ट वॉलंटियर ग्रुप पे फॉरवर्ड करेंगे। वहां पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब जुट जाएंगे एक साथ काम करने के लिए और वो पटना में ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। फिर वहां पर वो लोग उन्हें कॉल करेंगे और पूछेंगे कि अभी उनके पास सिलेंडर हैं कि नहीं है। फिर अगर वो बोलेंगे कि हाँ हमारे पास हैं, तो हम वो कॉन्टैक्ट उस इंसान को फॉरवर्ड कर देंगे। देखा आपने, जिस सोशल मीडिया को हम उसके खुराफात के लिए आमतौर पर बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ये बच्चे कमाल कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।